डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में लोग क्या क्या करवाने आते हैं? जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो क्या चीज डेंजरस हो सकती है? अपनी इंडियन स्किन के लिए कितना एसपीएफ इनफ है? एमबीबीएस में स्पेसिफिकली जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, उनके लिए बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती है। आज के टाइम में लोग इतने इंजेक्टेबल चीजें क्यों करा रहे हैं? शादी से पहले अपने फीचर्स एनहांस करने हैं। अंडर आई डार्कनेस है, अंडर आई डार्कनेस कैन बी बिकॉज ऑफ द हॉलोनेस कि आपका आई बॉल थोड़ा सा अंदर है, उसकी वजह से गड्ढा बन रहा है। तो उसको आप कितनी भी क्रीम्स लगा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर। बट ये ऐसे कुछ इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही होंगी ना? लाइक हो रही है, हो रही है। There have been deaths in Kanpur in Delhi after hair transplant being done by who are not qualified to do it. डेथ विद हेयर ट्रांसप्लांट्स। नाउ ये डर्मेटोलॉजी अब बहुत ज्यादा पॉपुलर सा हो गया काफ़ी। है ना? ट्रेंड में आ गया है। सो व्हाट हैज़ कॉज़्ड द ट्रेंड? लाइक पहले तो ऑनेस्टली बहुत कम सुनने को मिलता था। यू नो गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट वाज़ लाइक वेरी रेयर कि किसी का कुछ बहुत ही मतलब अगर स्किन पे हो आपको रहा है। कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ, आप जा रहे हो, हाँ, बट अभी आप नॉर्मल अपने स्किन को एक अच्छे तरीके से रखने के लिए भी यू जस्ट गो फॉर अ गाइडेंस। दे आर मेनली जेंजी पॉपुलेशन जो अभी बहुत ज़्यादा हाँ। खुद भी पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस खुद भी भी हो पढ़ रहे रहे हैं, हैं। इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, एवरीथिंग दैट राइट, इज जेंजी। राइट। सो व्हेन दे कम एंड अप्रोच अस, तो उनमें ये होता है कि राइट नाउ देयर सो मच इन्फॉर्मेशन दैट दे आर कंफ्यूज्ड, हुँ, एंड देन दे ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग व्हाटएवर इज बीइंग टोल्ड टू देम। हुँ। एंड अगर हम स्टडी वाइज देखें तो इट्स सीन लाइक कि जेंजी पॉपुलेशन में जो हमारी एजिंग प्रोसेस है, दैट इज सपोज टू बी मच मोर देन एज कम्पेयर टू मिलेनियल्स और द अदर। मतलब जेन ज़ी जल्दी एज कर रहे जल्दी हैं। एज कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली दैट, इफ़ आई वुड से देयर वुड बी थ्री फैक्टर्स। वन इज़ कि उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ, करना चाहते हाँ। हैं। सेकेंड इज़ द लाइफ स्टाइल फैक्टर्स विद वट दे आर लिविंग। अभी एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अ, हमारे डाइट काफ़ी ज़्यादा, ऑल्दो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। हुँ, some of the people are much more aware ki what is good for our health, what या is not good for our health, राइट, but sometimes we are not able to डिफरेंशिएट। differentiate that. हुँ। तो हमारा लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब चेंज हो गया है, प्लस एक्सरसाइज थोड़ा सा कम हो गया है। द वे मतलब जितना जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज़ नॉर्मल हो जाती थी। मतलब जस्ट वॉकिंग हाँ, फॉर रूटीन वर्क, ये सब हुँ। कम हो गया है। स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया है। हमारे हॉर्मोन्स उसकी वजह से फ्लक्चुएट करते हैं। इफ़ यू आर स्लीपिंग लेट एट नाइट, वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो, बट अगर आप रात के 3 बजे सो रहे हो और सुबह 9-10 बजे उठ रहे हो, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट कि आप रात को 10 बजे सो रहे हो और सुबह 6-7 बजे उठ रहे हो। इवन इफ आपने Even if 7-8 you are घंटे क taking कवर कर लिए तो covered, भी नहीं, yeah, so these are the factors which बिकॉज़ are साइकिल actually ब्रेक हो गया है। साइकिल ब्रेक हो गया है, सर्केडियम रिदम ब्रेक हो गया है। तो जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है वो उतने हिसाब से जितना नॉर्मली सुबह उठ के कॉर्टिसोल होना चाहिए उतना नहीं होता। अगर आप हुँ। लेट उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल इज नॉट मेंटेन्ड अप्रोप्रिएटली जितना बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। So तो it is दीज आर, it is best only when you sleep like at 9 PM, 10 या, PM. करेक्ट, That's the दैट्स only way to maintain the योर, right cortisol या, level. राइट, And you wake up 7-8 hours 7-8, later, that's it. या, दैट्स And आजकल अभी तो बहुत ऑयल्स का भी बहुत ट्रेंड हो गया है ना? So पहले there was like this moisturizing cream, एक thick cream होगी, you know, of राइट, certain brands. Now a lot of indie brands, homemade brands, राइट। you know, India based brands, बहुत सारे ऑयल्स को लेके आ रहे हैं, which is like for the face, for the body. Any feedback on whether to use them, not use them, या उसमें क्या देखना चाहिए? देखो हमारी ओपीडी में मतलब आई वुड से कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं हम बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल लगाओ एज अ मॉइस्चराइजर। वी गिव ईच एंड एवरी पेशेंट लाइक वी टेल देम कि आप कोकोनट ऑयल लगाओ, बट ऑयल में थोड़ा सा ये होता है कि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। हुँ, तो अगर आपने एक बार लगाया, इट विल मॉइस्चराइज इट वेल, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, हुँ, बट बहुत जल्दी उसका इफेक्ट चला जाएगा। हुँ, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग अ क्रीम और ऑइंटमेंट बेस्ड, हुँ, तो वो आपकी बॉडी पे काफ़ी टाइम तक स्टिक रहता है। रहता है। तो अगर आपकी बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो फिर आपको ऑइंटमेंट बेस्ड चाहिएगा चाहिए फिर, होगा। हाँ। और अगर मतलब हल्की फुल्की ड्राइनेस है या नॉर्मल स्किन है, तो देन इवन ऑयल इज गुड इनफ फॉर यू। बट ऑयल में यू हैव टू मेक श्योर कि कोकोनट ऑयल या फ्रेग्रेंस फ्री ऑयल आर गुड। हुँ। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग मस्टर्ड ऑयल, तो वो कुछ कुछ लोगों में एलर्जी कर देता है।
तो गरम होता है वो। गरम होता है, फ्रेग्रेंस होती है, उसका तो कोकोनट ऑयल इट्स वेल एंड गुड, सेफ सेफ। सेफेस्ट आउट वे। ऑफ कोकोनट एंड मस्टर्ड आई वुड प्रेफर कोकोनट ऑयल। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में लोग क्या-क्या करवाने आते हैं? And we're uh, talking about these cosmetic things or okay. even non-cosmetic, but something let's say कि शादी से पहले, करने से पहले के टाइम में आपके पास क्या करवाने आते हैं लोग? सो अगर आपको शादी से पहले अपने फीचर्स एनहांस करने हैं, मतलब बेसिकली फीचर्स एनहांस इन द What? सेंस कि इफ देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स दैट यू कैन फिक्स, Hmm. सो उसमें देर आर सर्टन फैक्टर्स कि अगर आपको कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपकी अंडर आई डार्कनेस है। Hmm. अंडर आई डार्कनेस कैन बी बिकॉज ऑफ द हॉलोनेस, कि आपका आई बॉल थोड़ा सा अंदर है, Right. उसकी वजह से गड्ढा बन रहा है। Right. तो उसको आप कितनी भी क्रीम्स लगा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर। Sure. सो या फिर मतलब आपका वैसे ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर इज गुड, बट योर चिन माइट बी अ लिटिल, यू नो, जितना प्रोपोर्शन वाइज हमारा होता है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, Hmm. तो चिन इंडियन पॉपुलेशन में बहुत बार थोड़ी सी शॉर्ट होती है, या Hmm. फिर जो मेन प्रोट्रूजन होता है आगे, दैट इज अ लिटिल लेस। Yeah. तो दैट इज समवॉट अ जेनेटिक change that usually occurs in our population. Right. तो उन cases में fillers are required. So Mhm. these are two indications where usually patients come, and if they have under eye hollows Hmm. and a chin where we can enhance their features, then we do that. Something can But be done about it? it can be done. Yeah? So majority Wow. of the dark circles, I would say like around 40 to 50% are usually because कि हमारी जो आई बॉल होती है वो थोड़ी सी अंदर होती है, Hmm. और जो हमारा चीक वाला बोन है वो थोड़ा बाहर है, Protruding होता है। प्रोट्रूडेड है। Yeah. सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ डिप्रेशन, एंड Right. उसकी वजह से जब लाइट पड़ती है तो Hmm. देर इज अ शैडो, Correct. उसकी वजह से That's डार्कनेस the dark होती है। circle. तो अगर आप कितनी भी क्रीम्स लगा लो जिसमें डी पिगमेंटिंग एजेंट्स है, विटामिन के है, नथिंग इज गोइंग टू Structure वर्क तो टू change मच, हुआ नहीं। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। Yeah. सो वी ट्राई टू फिल दैट एरिया विद हाइलुरोनिक एसिड, ताकि वो शैडो इफेक्ट चला जाए। But that also has to be done, you know, at least 3 months prior to your wedding. It should not be कि आप बिल्कुल end moment पे आ रहे हो, because anything can cause any complication. Hmm. So usually मतलब if that we were talking about the brides, so around 6 to 8 months पहले we tell them about the laser hair reduction that they can get done, because Okay. it is almost permanent. Okay. So once you get a laser hair reduction done, there is 80 to 90% reduction of your thick body hair. एक बार करना है and that's it. एक बार नहीं करना है, वी डू इट इन सेशंस। Oh. सो अराउंड 4 to 6 weeks में सेशंस करते हैं। हाँ. तो वन सेशन इज डन, फिर 4 to 6 weeks तक वी वेट एंड सी द ग्रोथ। Yeah. धीरे धीरे व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि एक तो आपका अगर बहुत ही ब्लैक हेयर है तो वो थोड़ा सा लाइटली पिगमेंट हो जाता है, जो थिक हेयर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। तो अभी आपने एक बार लेज़र कराया, फिर उसके 4 to 6 weeks के बाद देयर माइट बी अनदर लेज़र विच इज़ डन। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको लगेगा कि ग्रोथ धीरे धीरे आ रही है, फिर 2-3 महीने बाद, फिर 3-4 महीने बाद, तो ऐसे ग्रोथ कम हो जाती है, पिगमेंट कम हो जाता है, तो बहुत ही फाइन हेयर रह जाता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू 80 to 90%। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यूजली ब्राइड्स प्रेफर टू गेट डन। Right. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर उनका कुछ स्पेसिफिक एरिया है, लाइक अंडर आई एंड द चिन दैट वी टॉक्ड अबाउट, Yeah. if there is some specific concern, like if they have acne, then at least 3 to 4 months prior, if they come, then you can treat their acne so that their pigmentation is also less, their scarring is also less. Okay. The other thing is, if they have some pigmentary disorder, then you can do procedures like peels or micro needling, या कुछ भी ऐसा procedure जो आपकी pigmentation को कम कर देगा, because we Okay. have some time to treat that. So this whole like Botox, has been like a very celebrity. अब It's celebrity नहीं रहा है, अब तो कॉमन हो गया है, common हो गया है। कॉमन हो गया, बट सेलिब्रिटीज ने ऑब्वियसली सेलिब्रेट किया, Yeah. एंड द फिलर्स और बोटॉक्स। अब ये वाले जितने ऑब्वियसली ये स्टार्ट होते हैं एज कॉस्मेटिक, सो जो लोग उस प्रोफेशन में होते हैं, दे नीड टू लुक अ Right. सर्टेन वे हर Yeah. वक्त, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट नाउ ऑफ कोर्स द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड दैट इट डजंट मैटर वेदर यू आर ऑन Yeah. कैमरा और नॉट, Yeah. बट यू डू दैट। सो ये जो अब बोटॉक्स और फिलर्स जो आ रहे हैं नाउ, बिकॉज इट इज सो कॉमन, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये भी ऑलमोस्ट लाइक ऑन द शेल्फ वाली टाइप की चीज हो गई, कि बहुत सारी क्लिनिक्स हो रही होंगी जहाँ पे आप करा सकते होगे, और बहुत सारे उसमें भी जाओगे तो बोलेंगे रेड वाला, येलो वाला, पिंक वाला, लाइक काइंड ऑफ, बिकॉज इट्स बिकमिंग सो पब्लिक। So what are the disclaimers?
डिस्क्लेमर वाइज आई वुड से कि अगर आप बोटॉक्स या फिलर्स कुछ भी करा रहे हो, इट इज़ एन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, आपकी स्किन के अंदर जा रहा है, Yeah. तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग डन बाय अ क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वैक से या फिर इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर उनकी डिग्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है किसी कैसे क्लिनिक पता में, करें कि क्वालिफाइड है कि नहीं? यू हैव टू बी मोर वोकल, यू हैव टू आस्क। डिग्री का पूछ लें? डिग्री का पूछ सकते हो, हाँ। वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो, उनके क्लिनिक में व्हेन यू आर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट यू कैन आस्क एंड यू कैन चेक, बट at this point of time I think it's very important that you check whether the doctor is qualified enough to do that procedure on you or not, because सो क्या चेक करें? गिव मी लेट्स डू अ मॉक। यू नो बिकॉज़ इट्स वेरी yeah, इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जो right, जो आप क्वैक बोल रहे हो, वो तो सोच के ही अपना एक क्लिनिक खोल के बैठे हैं, राइट? right. और हमें दिखा यहाँ पे एक क्लिनिक है या हमने गूगल सर्च मारी और उसमें वो आ गया। So one thing is कि अगर किसी ने डर्माटोलॉजिस्ट लिखा है हुँ, तो इट्स वेरी लाइकली कि दे विल बी एमडी और डीएनबी डर्माटोलॉजी, ठीक है। but if someone writes cosmetologist or you know skin health expert, हुँ, something like that which is not a actual degree, हुँ। तो then you should be concerned कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग ये रही है। स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट। Specialist, expert, हुँ, all these words, they are वॉच आउट फॉर दीज़ watch out for वर्ड्स, these words. राइट। And if you are going to the clinic and a relationship manager जैसे लोग बोलते हैं, या हुँ, फिर someone who is trying to ask you certain questions but you are actually not meeting the doctor, you are first time having a consultation with a expert or a relationship manager, they will guide you, they will be telling you all the things, and then they will say कि the dermatologist will come and do your procedure. So हुँ, that is also a little bit tricky. या, So you should meet the person who is going to do your procedure. हुँ। Make sure that you are talking to them, you're, asking whatever your doubts are. That's important. और अगर कोई अपने नाम के आगे डर्मेटोलॉजिस्ट लिखता है या डॉक्टर लिखता है, सो शुड बी सेफ या देखो आपने वो उसमें डॉक्टर इज लाइक एक्सपीरियंस देखे? एमबीबीएस के बाद एवरीवन इज अ डॉक्टर, या, सो बट एमबीबीएस में स्पेसिफिकली जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि बोटॉक्स हो गया, हुँ, फिलर्स हो गए, उनके लिए बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती है। तो हुँ। फॉर कॉमन डर्मेटोलॉजी डिसऑर्डर्स इट्स ओके दैट इवन इफ वी गो टू अ जनरल फिजिशियन, बट दे शुड बी नोइंग व्हाट दे आर कॉमन मतलब ट्रीटिंग। नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव जहाँ पे इंजेक्शंस नहीं इन्वॉल्व हैं, या, आपकी स्किन में डीपर कुछ नहीं हो रहा है, राइट। बट इफ यू आर गेटिंग एन इंजेक्टेबल डन यू शुड बी नोइंग वेयर यू आर गोइंग टू एंड हु इज ट्रीटिंग योर स्किन। बट ये ऐसे कुछ इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही होंगी ना? लाइक हो रही हैं? There are deaths also. So there have been deaths in Kanpur in Delhi after hair transplant being done by people who are not qualified to do it. डेथ विद हेयर ट्रांसप्लांट? Yeah. So hair transplant, usually people think that it is a cosmetic surgery. हाँ, And ideally, as a dermatologist, I will say that it is quite safe surgery if it is done in safe hands. ओके। But agar the person is not qualified to do a hair transplant, there have been incidences of deaths. क्योंकि आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट एट एन अर्ली स्टेज एंड यू आर नॉट रेफरिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल सेटअप, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हो सर्जरी तो आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी मैनेज करनी आती है, बट अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि क्या ही करना है, बस बाल लगाने हैं, तो बाल लगाने के बाद यू आर गिविंग एनेस्थीसिया ऑल्सो, यू आर डूइंग आप कट्स लगा रहे हो, आप पीछे से ग्राफ्ट्स निकाल रहे हो, तो दे आर ऑल इन्वेसिव सर्जरीज। तो अनटिल एंड अनलेस यू नो कि आपको एग्जैक्टली कैसे करना है, यू कैन लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। इफ़ यू डू नॉट आइडेंटिफाई दोज कॉम्प्लिकेशंस अर्ली, दे कैन इवन लीड टू grave consequences. ओह So गॉड! it has happened, and now the medical council and the government is getting much more aware, हुँ। and they are trying to identify, and the quacks most likely they should reduce in future times. जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उस प्रोसेस में ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जो कि डेंजरस हो सकती है? मोस्टली जो प्रॉब्लमेटिक होता है दैट इज़ एनेस्थीसिया पार्ट, क्योंकि हुँ, हम वो लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि हम जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं, हुँ, तो सिर्फ इंजेक्शन देकर सिर्फ आपके हेड वाले एरिया को एनेस्थेटाइज कर रहे हैं। राइट। तो उसमें जो हम डोज देते हैं एनेस्थीसिया की, दैट वी हैव टू कैलकुलेट कि उहुँ, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। राइट। तो और
कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि दे विल से व्हेन यू विल गो टू देम हाँ कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट का, बहुत सारे बाल नहीं है, हम्म सो दे विल से कि हम 6,000 ग्राफ्ट, 7,000 ग्राफ्ट, 8,000 ग्राफ्ट्स एक ही दिन में सारा पूरी सर्जरी कर देंगे. ओके सो दैट इज़ वन ऑफ द रेड फ्लैग दैट यू शुड लुक फॉर अच्छा कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स या बहुत सारे ग्राफ्ट्स कोई एक दिन में नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए. बिकॉज ये मैनुअल काम होता है मैनुअल काम है, प्लस आपको उस एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए जो सोल्यूशन चाहिए, जो एनेस्थीसिया चाहिए, वो कुछ टाइम के लिए होता है. अगर आपको हम्म बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसको करना है तो आपको ज़्यादा डोज ऑफ एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा, जो कि खराब जो आपके कि लिए खराब हो प्रॉब्लम सकता हो सकता है है. मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इन हेयर ट्रांसप्लांट डू अराइज बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया दैट वी गिव. Oh my तो God. वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट का वेट कितना है, उसके वेट के हिसाब से कितना एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं, वो कैलकुलेट करके पहले ही रख लेते हैं कि हम्म इससे ज़्यादा देना ही नहीं है. हम्म प्लस दूसरा है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो पीछे परमानेंट डोनर एरिया होता है, कि वो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब हेयर लॉस होता है हाँ तो आगे से चले जाते हैं, पीछे वाले बाल परमानेंट राइट रहते हैं. राइट सो इन हेयर ट्रांसप्लांट हम पीछे के बाल निकाल के आगे ट्रांसप्लांट करते हैं. सो दैट इज गोइंग टू स्टे परमानेंट. बट अगर जब आप निकाल के आगे लगा रहे हो तो अगर आप मतलब एक साथ बहुत सारे बाल ग्राफ्ट्स निकाल लोगे इन अराउंड 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, तो अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप फटाफट फटाफट निकालते रहोगे और उनको स्टोर करते रहोगे और फिर एक साथ आगे लगा दोगे. राइट लेकिन वो जो 4 घंटे 5 घंटे आपके बाल जो ग्राफ्ट्स हैं वो बाहर रहे आपकी बॉडी के, देर इज़ अ चांस कि वो सर्वाइव नहीं करेंगे. सो व्हेन वी डू अ हेयर ट्रांसप्लांट हम बार बार पोजीशन चेंज करते हैं कि हमने आधे घंटे में जितने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट हुए वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एंड वी ट्राई टू डू अ डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट निकाला और कि लगाया 15-20 मिनट्स के अंदर वी ट्राई टू इम्प्लांट देम इन द फ्रंट, ताकि आउट ऑफ बॉडी टाइम कम रहे और ग्राफ्ट ज़्यादा सर्वाइव करें. तो अगर इफ़ यू आर डूइंग अ सर्जरी इन 1 डे तो आपका मेन टास्क होगा कि आप फटाफट ख़त्म कर दो. तो उसमें आप एकदम से बहुत सारे ग्राफ्ट्स निकालोगे निकाल और दोगे एकदम से सारे के सारे लगाओगे. और वो सरवाइव ही नहीं वो करेंगे सर्वाइव भी तो रिजल्ट्स भी कम होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगे. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट शुड बी लुक्ड तो फॉर. कितना पॉसिबल है लाइक अगर 6,000 7,000 बहुत ज्यादा है तो व्हाट इज रियलिस्टिक सो यूजुअली मतलब अगर हमारे पास डिपेंड करता है कि हेयर थिनिंग कितनी है या हेयर कितना लॉस है. तो अगर अर्ली स्टेजेस है तो वी रिक्वायर 2,500 to 3,000 ग्राफ्ट्स और यूजुअली वो एक दिन में ईजिली हो जाता है. बट अगर एडवांस्ड बॉलनेस है एंड यू रिक्वायर 5,000 6,000 ग्राफ्ट्स, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू रिक्वायर 2 or 3 days ऑफ सर्जरी. एंड देन आप सर्जरी कराते हो, मॉर्निंग में आते हो, इवनिंग में घर चले जाते हो, नेक्स्ट डे यू कम अगेन. तो टाइम थोड़ा डिवाइड हो राइट जाता है, आप आराम से सर्जरी करते हो, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं. सो 2,500 3,000 इज डूएबल इट इज़ डूएबल इन अ डे. if you need more then ideally 6,000 to 6,500 you can do in one sitting for 2 to 3 days. बट आइडियली मतलब यूजली ये कहा जाता है कि अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर ग्राफ्ट्स की तो आप एक सेशन पहले कराओ, गेट दैट डन अच्छे से. एंड लेटर ऑन अगर बॉल्डनेस बढ़ती है या आपको लगता है कि पीछे वाले एरिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, देन यू कैन गेट इट डन अगेन आफ्टर 6 to 7 months. 6 to 7 months बेटर टू बी सेफ Yeah. rather than to be aggressive. yeah no fair point because स्पेशली कॉस्मेटिक चीज होती है तो लगता है ना कि जल्दी जल्दी हो जाए, खत्म भी हो जाए, खत्म भी हो डॉक्टर जाए. को भी फायदा होता है कि एक बार में हो गया, बट दैट इज वन रीजन जो सक्सेसफुल I शायद think ना हो. safety is much Yeah, more safety is important. absolutely. So anesthesia, when you said local anesthesia, हम as a patient हमें ऐसा लगता है जब कोई बोलता है कि local anesthesia we feel more safe. Yeah. like ऐसा लगता है कि अच्छा पूरा तो anesthesia नहीं बॉडी होगा. नहीं लेगा, जैसे लोकल यहाँ पे लगेगा, बट उसके अगर छोटा demerits. सा प्रोसीजर है तो लोकल एनेस्थीसिया इज वेरी मच सेफ. कि अगर मैं छोटा सा प्रोसीजर कर रही हूँ, मुझे बायोप्सी करनी है या फिर मुझे लेज़र करना है, उस पे मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया, दैट्स ओके. बट अगर मुझे सुबह से लेके शाम तक उस पूरे एरिया को एनेस्थेटाइज करना है, तो जो हम एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं लिग्नोकेन, ब्यूपीवाकेन, उनका इफेक्ट 2 से 4 घंटे तक रहता है मैक्सिमम. सो आपको बार बार इंजेक्ट करते रहना पड़ेगा अगर आप सुबह से लेके रात तक सर्जरी कर रहे हो. तो इट्स वेरी That's not इंपॉर्टेंट. recommended, of course. That's too much for the body. या यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट कि इस पेशेंट का इतना वेट है, एक दिन में मैं इतना एनेस्थीसिया दे सकता हूँ, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है.
एंड जब हेयर ट्रांसप्लांट करा, अगर कोई कराए और सही जगह से कराए तो वो सक्सेसफुल है, रिकमेंडेड है, सेफ? आई नो या आप तो बोलोगे सेफ बट है। नो, इट्स नॉट दैट, इट इज सेफ, हम्म, प्लस इट इज परमानेंट। ओके, परमानेंट इन द सेंस कि जो हमने पीछे से बाल लिए हैं और जो आगे लगाए हैं, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो हॉर्मोन्स के इफेक्ट पे नहीं आते हैं। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से आगे वाले बाल लूज हो जाते हैं, दे डू नॉट अफेक्ट टू मच ऑन योर occipital hair or the back hair. ओके, तो they are spared by the hormones, and once we are taking those hair and planting आगे, तो majority of the times they will stay permanently. ओके, बट व्हाट हैपेंस इज, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जिनको सिर्फ फ्रंटल बॉल्डनेस है तो हम उनकी हेयर लाइन क्रिएट कर देते हैं, वो वैसे ही रहती है। बट जो पीछे वाले बाल होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए दे हैव टू टेक मेडिकेशंस, टॉपिकल मेडिकेशन, मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड, या ओरल मेडिकेशंस। क्योंकि वहां से निकाल दिए बाल अब, नहीं नहीं, जो बाल निकाल लिए वो तो कभी ग्रो ही नहीं करेंगे। जो तो बाल वो पीछे एक्स्ट्रा से ही वो, ट्रीट करो, वो हाँ, निकल गए। लेकिन जो बाल ऑलरेडी स्कैल्प में हैं, जो आगे वाला सेंटर वाला पार्ट है, हम्म, जिनको हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, हम्म, वो तो धीरे धीरे जा सकते हैं जा विद सकते एज हैं, हाँ, एंड विद बिल्कुल, हार्मोनल इफेक्ट। बिल्कुल, तो वो चले जाते हैं। हम्म, तो अगर या तो कम्प्लीटली बॉल्ड है कोई पेशेंट और उसका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया, तब तो ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर राइट, सिर्फ फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट किया और पीछे का थोड़ा सा पार्ट अभी भी नॉर्मल हेयर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पेशेंट हैज़ टू टेक मेडिकेशंस, चाहे वो टॉपिकल हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे पीआरपी हो या सम so इंजेक्टेबल, to keep it टू कीप maintained इट then. मेंटेन्ड। And like when we're talking about injectable treatments like Botox, so injectable है, हम्म। पता है इंजेक्टेबल के साथ पंगे होते हैं, राइट? एंड स्पेशली लाइक बोटॉक्स तो दिखता भी है मोस्ट, फिर अब इतना देख लिया है, कि हम्म। लाइक यू कैन मेक आउट कि अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट हैज बीन डन। सो व्हाट इज द साइकोलॉजी कि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन इतना है बट फिर भी लोग इतने इंजेक्टेबल चीजें क्यों करा रहे हैं? और वो भी आई नो इट्स फॉर द ब्यूटी, बट वो भी पता ही चल जाता है कि आपने बोटॉक्स कराया है और वो थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लगने लग जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई? आई वुड से कि अगर अच्छे से किया जाए तो नहीं पता लगता। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, बोटॉक्स इज इंजेक्टेबल, या एंड बोटॉक्स हम तब इंजेक्ट करते हैं जैसे कि जब हम मसल्स का एक्सप्रेशन देते हैं, लाइक इफ आई एम फ्राउनिंग, हम्म, सो दीज लाइन्स आर कमिंग अप, इफ आई या एम डूइंग लाइक दिस, दीज हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कमिंग अप। या सो अगर मैं ये बहुत टाइम तक ये एक्सप्रेशंस देती रहूंगी तो धीरे धीरे ये लाइन्स परमानेंट हो जाएंगे। बिल्कुल, सो आई डोंट वांट दीज लाइन्स टू गेट परमानेंट, इसलिए मैं अराउंड 30 years of एज, मतलब यूजुअली 30-35 के बियॉन्ड, वी गेट बोटॉक्स डन, हम्म, ताकि वो मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाए। हम मसल के अंदर बॉट्यूलिनम टॉक्सिन डाल रहे हैं, वो हम्म, हमारी मसल को रिलैक्स कर रहा है। हम्म, तो इवन अगर मैं अपनी आईब्रोज ऊपर कर रही हूँ और ये वाला एक्सप्रेशन दे रही हूँ कि हम्म, व्हाट्स हैपनिंग, या तो वो मेरी मसल्स इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी, बट मैं उतनी डोज में इंजेक्ट कर रही हूँ कि वो कम्प्लीटली फेस को फ्रीज नहीं कर रहा है। सो प्लास्टिक नहीं इट इज़ बना देगा। नॉट अ प्लास्टिक फेस, इट इज़ नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना बोटॉक्स इंजेक्ट कर रहे हो पेशेंट में। सो वी ट्राई टू इंजेक्ट दैट मच ऑफ botulinum toxin that is essential to cause the relaxation of the muscle but not block the entire action of the muscle. सो जो ब्लोटिंग दिखती है लोगों के फेस पे, That is इन्फ्लेमेशन, fillers. That is fillers. so So when the fillers, lips look like lips, extra swollen yeah, or the cheeks look really really glossy puffy and and yeah. puffy, what is that? सो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब हमारी स्किन एज करती है, तो वन इज दिस फोरहेड एरिया दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, विच वी Yeah. ट्रीट विद बोटॉक्स। देन द अदर एरिया इज, जो हमारी इंडियन स्किन जब एज करती है तो हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा रिजॉर्ब करता है, तो Hmm. हमारी बोन्स थोड़ी सी डिफ्लेट करने लग जाती है। Hmm. जो हमारा अंदर फैट होता है नॉर्मली, वो भी थोड़ा कम होने लग जाता है, श्रिंक कर जाता है। Hmm. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये वाला जो पार्ट ऑफ फेस होता है वो नीचे थोड़ा सा सैग करने लगता है। Hmm. So once that aging happens and if we have to fill that area, तो then we do fillers. तो अगर बहुत ज़्यादा किसी ने चीक्स को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलर्स डाल दिए, इट समटाइम्स इट कैन लुक अननेचुरल, Hmm. बट इफ इट इज़ डन इन गुड सेफ हैंड्स, देन वी ट्राई टू इमिटेट द नेचुरल फैट पैड्स और द नेचुरल जितना फिलर होना चाहिए हमारी फेस में। सो So normally ओवर अगर वैसे फिल दिख रहा है that means over हो गया ओवर है। हो गया। तो Hmm. या तो देर आर सर्टन पेशेंट्स हु एक्चुअली वांट दैट, Hmm. but sometimes if you are overfilling, then it can result in problems. Some people do Undo हो सकता है?
हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो कम ज़्यादा हो हो सकता है? गया, इट वी कैन अनडू इट। हाइलुरोनिडेज़ आता है, जो फिलर्स होते हैं दे आर हाइलुरोनिक एसिड, हुँ, और हाइलुरोनिडेज़ इंजेक्शन आता है, हुँ, जो यूजुअली जब हम फिलर्स करते हैं तो अपने पास एक वाइल रखते हैं, क्योंकि बहुत बार बिकॉज़ इट इज़ इंजेक्टेबल, हम हुँ, अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी सॉफ्ट टिश्यू और बोन के ऊपर जाए, हुँ, बट अगर वो गलती से भी वेसल में चला गया हुँ, तो इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन। राइट। और अगर जैसे ही वेसल में जाता है तो हमें मतलब चेंजेस आने लग जाते हैं, कि हुँ, हमें पता लग जाता है कि नाउ वी आर एट अ रॉन्ग प्लेस। हुँ, उसको करेक्ट करने के लिए साइमल्टेनियसली इफ वी पुट अ हाइलुरोनिडेज, वो हाइलुरोनिक एसिड को डिसइंटीग्रेट कर देता है। नाइस। सो समटाइम्स लाइक वी हैव सीन कि ओवरफिल कर लिया अगर लिप फिलर, तो दे कैन बी डिजॉल्व्ड, बट आइडियली एट द फर्स्ट प्लेस वी शुड ट्राई टू नॉट ओवरफिल, एंड हुँ, वट एवर द पेशेंट वॉन्ट्स एंड वट एवर वी थिंक दैट विल लुक नेचुरल, हुँ। उतना ही करना चाहिए। फिलर्स के कोई डिसएडवांटेजेस हैं? ओवरडू नहीं होना चाहिए, एंड एक्सपर्ट इंजेक्टर को इंजेक्ट करना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड कि वी वांट कि वो बोन के ऊपर जाए, या फिर वो जो हमारा फैट लॉस हुआ है उसमें जाए। हुँ, वेसल्स में गया तो इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम नोज़ के आसपास, आइज के आसपास, इस एरिया में जब फिलर करते हैं, हुँ, इट कैन लीड टू इवन ब्लाइंडनेस, बिकॉज इट कैन गो टू द ब्लड वेसल्स विच आर इन टू जस्ट द टू आइज। क्लोज टू इट। Yeah. So, and the nasolabial, this area also, it has facial artery. तो इस एरिया में भी वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम गलती से भी वेसल में ना चले जाएं, दैट इज़ हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो इट हैज़ अ रिस्क। इट हैज़ अ रिस्क। From a customer point of view, there is a risk, so it can be best treated by a genuine, good, या experienced द doctor only. एक्सपीरियंस्ड, But we should know कि there is a risk, या you know, इट्स एन because इंजेक्टेबल, yeah, so anything can have a side effect. Even if you are taking a paracetamol for fever, it can have any side effect. yeah. What's the best resource to find out about side effects? So, अगर रिसर्च और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, hmm, दैट इज मोस्टली अवेलेबल ऑन पबमेड, एज आई सेड अर्लियर। तो okay. जितने भी एविडेंस बेस्ड Even side रिसर्च है, effects of it. साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, एवरीथिंग इज, जो भी स्टडी किया गया है तो वो पबमेड पे पब्लिश होता है। Nice. सो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे Right. वो, But medical. बट मेडिकल एविडेंस बेस्ड रिसर्च यू विल गेट इट ऑन पबमेड, गूगल स्कॉलर। So all these are the sites where our articles are published. Google Scholar, PubMed. PubMed. Yeah. साइड इफेक्ट्स जानने के लिए थोड़ा सा अगर या टेक्निकल अगर टेक्निकल पेशेंस एंड रखते या, हो तो सो वहां यू पे कैन मिल सकता एक्चुअली, है। यस। दैट्स ग्रेट टू नो। ओके, लास्ट थिंग, जो हमारी इंडियन स्किन है और जो हमारा इंडियन हेयर है, सो इंडियन स्किन इन जनरल इज अ पैची स्किन, इज दैट करेक्ट? Overall I would say okay. Yeah, ki we have problems with our pigmentation, tanning. So what happens is जब sunlight में हम जाते हैं तो our Indian skin is much prone to have tanning rather than burning or developing cancer. राइट। But white skin or a Caucasian skin, they are much more to have burns and cancers rather than tanning. So when we are going out in sun, so we are more prone to have pigmentary disorders rather than developing much more complicated things. तो अच्छी बात है। Ideally अच्छी बात है, but pigmentation बढ़ जाता है. So हाँ, बट yeah, डीपर प्रॉब्लम्स तो deeper नहीं होते ना, problems कम अब होते बर्न नहीं होता, हैं. यू Right. नो, डज नॉट डायरेक्टली लीड टू कैंसर काइंड ऑफ अ थिंग। दैट इज़ वाई अगर मतलब आप वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखोगे तो वहाँ पे स्किन कैंसर्स आर अ मेजर प्रॉब्लम वेयर द पीपल आर विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, या, बट इन आवर पॉपुलेशन यूजुअली सन डैमेज डज नॉट लीड टू मच मोर ऑफ अ स्किन कैंसर. So agar sunscreen that we are using, majority of the times that we ask the patients to use sunscreen is because when the patient has certain disorder where they are much more sensitive and allergic to the sunlight that's happening, like an SLE or rosacea, then to prevent tanning, agar if we have a lot of exposure into the skin, like farmers, or if we have certain occupations, teachers or आउटडोर्स हो आप बहुत outdoors, टाइम पे, हाँ। so at that point of time that is predominantly to prevent tanning and hyperpigmentation. It's not कि आपको कैंसर से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करना है अपने आप को, आपको टैनिंग एंड पिगमेंटेशन पे प्रेजेंट करना है. और अपनी इंडियन स्किन के लिए कितना SPF इनफ है? So 30 to 50 is ideal, एंड 50 से ज़्यादा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इफ़ यू आर यूजिंग एन SPF ऑफ 50, सो इट विल प्रोटेक्ट यू 95 to 96% फ्रॉम द सन. इफ़ यू आर यूजिंग SPF 100 तो 97% प्रोटेक्ट करेगा. तो जस्ट 2% एफिकेसी, बट द कॉस्ट इज टू मच. या, So 95 to 96% is sufficient enough. तो 32%
30 to 50 SPF is good. But apart from SPF, we should also look at the UVA protection factor. So sunscreen में सिर्फ SPF नहीं देखना, UVA का protection factor PA लिखा आता है, तो Okay. PA 3+ to 5+ is usually good. So SPF UVB से protect करता है, UVA protection factor जो है वो UVA के against protection depict करता है. So we should have which both is the kind of radiation that we get. that we get, and that mostly causes that mainly causes pigmentation and aging. So we need to protect ourselves from UVA. So it should be 3 to 5. 3 to 5. And बाहर निकलने से कितने देर पहले सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए? At least 15 to 20 minutes. Let it soak. Let it soak, and then you go out. And once you're going out, if you're in harsh sun, then every 2 hours you should reapply. Every 2 क्योंकि hours. every 2 hours, क्योंकि जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं उसका इफेक्ट 2 hours के बाद ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाता है. So, and now that we're talking about the sunscreens, so now there are newer filters that are available. So मतलब यूरोपियन एंड एशियन सनस्क्रीन्स, अर्लियर क्या होता था कि जो हमारे ट्रेडिशनल फिल्टर्स थे, they were oxybenzone or evobenzone or octinoxate. So उसमें there were a few controversies, although they are not very true. तो जैसे एवोबेंजोन के साथ कहते थे कि when that is absorbed into the skin and the bloodstream, so some hormonal irregularities, reproductive system पे effect होता है. Oh my God. But recent studies have clearly demonstrated कि जो हमारी sunscreen absorb होती है उससे बहुत ही कम concentration हमारी bloodstream में जाता है. Okay. So it's not that, but they were a little unstable. So now the newer generation sunscreens are available, which have Tinosorb, Mexoryl. So they are available. They are much more photostable. Okay. And if you are going into, visible light, or if you have much more screen time or blue light you're exposed to, then I would say tinted sunscreens are good. Okay. Because they have iron oxide, तो वो blue light से protect करता है. So screen is also Yeah, it damaging is the a- skin? Yes, it has blue rays, blue light, Okay. which is not very good for our screen if we have a lot of screen time. So screen time includes TV, our laptops, our phone, so everything. वो तो So सभी का ही है. Yeah. So it is actually affecting the quality of the skin. quality of the skin, definitely. Disclaimer, last thing is a disclaimer. As an experienced dermatologist, what are the things that you will say to Gen Z that is getting overdone, even though it's trade and it's business, but Gen Z is particularly overdoing it, and so it can be a word of caution from you कि ये overdo हो रहा है, इसको Is you right. can stop it. So I would say बहुत ही early age पे, like once you are 10 to 20 years of age में बहुत ज़्यादा skin products use करने की ज़रूरत नहीं है. So if you are just cleansing, moisturizing and putting in SPF, it's completely fine. If you have acne, then you can start some treatment. Otherwise, just moisturizer and sunscreen, that's sufficient. No need to add a lot of products. Do not become a Sephora kid. Do not apply. The other thing is taking care of the diet, reducing the stress, reducing the screen time. Digital burnout बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब कम कर लेना चाहिए. Apart from that, exercise अच्छे से. Do not get into the trends of getting a procedures early. So बहुत ही जल्दी कि मेरे को थोड़े बहुत wrinkles आ रहे हैं, बोटॉक्स करा लेना चाहिए. ये वाली लाइंस जो नॉर्मल हमारी लाइंस हैं, अगर वो प्रोमिनेंटली दिख रही हैं तो फिलर्स करा लेने चाहिए. सो अगर कोई मतलब जैसे हमने बात करी थी कि आईज में हॉलोनेस होती है या चिन प्रोट्रूडेड नहीं है, उन केसेस में एट द एज ऑफ 25-30 वी कैन स्टिल डू, बिकॉज दैट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट एन एजिंग प्रोसेस. इट इज़ लाइक द फंक्शनल डिफेक्ट इन द बोन. Right. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं हैं, देन डू नॉट get procedures done. So adequate skincare at the adequate time and adequate procedures at the appropriate